स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। देखिए इस बार जो 30% कोर्स रिमूव किया है एनसीईआरटी ने, उसके बाद से जितने भी बोर्ड्स हैं, राजस्थान बोर्ड मान लें, चाहे सीबीएसई बोर्ड मान लें, चाहे अन्य राज्यों के बोर्ड मान लें, उन्होंने जो मॉडल पेपर रिलीज़ किया है, उसके बाद से काफ़ी मतलब थोड़ा-सा मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप हुआ है, थोड़ा-सा संशय पैदा हो गया है बच्चों में और उसी संशय को थोड़ा-सा हम दूर करने की कोशिश करते हैं। चूँकि मेरे पास में जो मॉडल पेपर है फ़िलहाल वो आरबीएससी का है, राजस्थान बोर्ड का है और इसकी मैं बात करने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पर वैसे तो ये चीज़ें आपके पास में उपलब्ध होगी। इस बार एक्चुअली मैं राजस्थान बोर्ड की ही मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर। पहले इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि देखिए सीबीएसई बोर्ड की बात कर लो, चाहे आप आरबीएसई बोर्ड की बात कर लो, चाहे आप किसी भी राज्य की बोर्ड बात कर लो, इस बार जो छोटे क्वेश्चन हैं उनकी भरमार होने वाली है पेपर के अंदर। तो हमें क्या करना है, हमें इस बार जो छोटे क्वेश्चन हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना है। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको बात कि सीबीएसई तो पहले से ही थीम अपना पेपर का ये रखता था, आरबीएसई भी काफ़ी समय से इसी थीम पर फोकस कर रखा है और इस बार तो 32 ऐसे क्वेश्चन हैं आरबीएसई के जो मॉडल पेपर आरबीएसई ने बनाकर दिया है। उसके अंदर 32 क्वेश्चन हैं जो कि एक ही नंबर के हैं। इस बार जो हाफ ईयरली हुई थी उसके अंदर भी 28 क्वेश्चन थे जो कि एक ही नंबर के थे, जिसके अंदर आपके एमसीक्यू आ जाएंगे, इसके अंदर आपके फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे यानी कि रिक्त स्थान आ जाएंगे और इसके अलावा कुछ छोटे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आप मान लीजिए या तो एक शब्द में हो जाता है या कई बार उनका एक लाइन में या दो लाइन में कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों की भरमार होने वाली है और इसी पर हमको फोकस करना है। ठीक है, यहाँ पर एक आप चाहें तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी ये आपको हर जगह बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा कि किस पार्ट में से किस किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मॉडल पेपर की। तो देखिए मॉडल पेपर की अगर बात करेंगे तो जो एमसीक्यू दिए हुए हैं वो एक एक नंबर के हैं शुरू के और ये पहला क्वेश्चन उन्होंने बोल रखा है और वो देखिए अब खत्म हुआ है यहाँ पर आकर। ये 15 क्वेश्चन हैं, 15 ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। आरबीएससी का जो मॉडल पेपर है उसके अंदर 15 क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यू में आ रहे हैं, है ना? इसके बाद में फिर इन्होंने दिया है फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम को लारिये, अब यहाँ पर आपके आ गया लारिये एमाइलेज बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप जो रिक्त रिक्त स्थान है फिल इन द ब्लैंक्स उसको कंप्लीट कर देते हैं तो वो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो छोटे क्वेश्चन है उनका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको वो क्वेश्चन आता है तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं, लेकिन गलत अगर हो जाता है तो फिर आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, ये नुकसान भी है। तो हमें अध्ययन करते समय, हमें पढ़ते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि छोटे क्वेश्चन किसी भी लाइन में से कैसे बन सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं इसके बाद में। तो ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। इसके बाद में अब देखिए यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है कि अति लघुतरात्मक क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नों का जो उत्तर है वो एक शब्द में होगा या फिर एक पंक्ति में खत्म हो जाएगा, यानी कि एक लाइन में भी कंप्लीट हो सकता है। पहला ही क्वेश्चन जो है उसकी बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित तत्वों के युग्मों के संयोजन से बनने वाले स्थिर द्विआधारी यौगिकों के सूत्र लिखिए। Mg दे रखा है, Cl2 दे रखा है, तो इसका आंसर MgCl2 हो जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड ही द्विआधारी यौगिक है, लेकिन ये स्थिर भी है, स्टेबल है। यहाँ पर एक शब्द में हमारा उत्तर खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, क्योंकि उन्होंने बोला था एक पंक्ति में भी खत्म कर सकते हैं। हीरा विद्युत का चालन नहीं करता है, क्यों? ठीक है। अच्छा, मैं इससे पहले एक बात बताऊं आपको। इससे पहले क्या होता था कि जो ये बॉक्स आइटम दिए हुए होते थे ना बुक में, आरबीएससी की बुक की बात कर, सॉरी एनसीईआरटी की बुक की बात कर रहा हूँ। जितने भी बॉक्स आइटम दिए हुए होते थे उनमें से क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन इस बार इन्होंने मॉडल पेपर में बॉक्स आइटम में से क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज किया गया है। तो क्वेश्चन बॉक्स आइटम जितने भी हैं, बॉक्स आइटम पर लिखा रहता है यह भी जाने, लेकिन वहाँ से मॉडल पेपर में चूंकि क्वेश्चन दिया गया है तो वहाँ से क्वेश्चन उसमें आ सकता है। चलिए अब जैसे ये है कि हीरा विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है, क्योंकि हीरे के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। हीरे के अंदर जो एक कार्बन है वो 4 अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ रहता है और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो अब ये अगर हम पूरा लिखेंगे कि हीरे के पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इसलिए विद्युत का चालन नहीं करता है, तो ये एक लाइन में या सवा लाइन में या डेढ़ लाइन में खत्म हो जाएगा जाकर। ठीक है, तो बड़ा भी हो सकता है क्वेश्चन, एक लाइन से ऊपर भी निकल सकता है। इसके अलावा आगे बात करते हैं तो ये क्वेश्चन 10 हैं, तो आप गिन सकते हैं पूरे क्वेश्चन मिलाकर बात करें। 15 और ये 7 22 हो गए और ये 10 और हैं, तो ये 32 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एक एक नंबर के हैं। अब बात करते हैं हम जो खंड ब दे रखा है, खंड बी। इसके अंदर इन्होंने जो पहला क्वेश्चन हाँ दिया हुआ है वो है कि यौगिक एक्स और एल्यूमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने में किया जाता है। तो 3 भागों में इसको बांट दिया है। देखिए आप, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है पूरा मिलाकर।
पहला इसमें इन्होंने पूछा है कि जो यौगिक X है उसको पहचानिए। तो अगर आप उसका नाम लिखते हैं तो आधा नंबर आएगा Fe2O3। और अभिक्रिया का नाम पूछा है, थर्माइट अभिक्रिया या थर्मिट अभिक्रिया है, फिर उसका नाम आप लिखते हैं तो फिर आधा नंबर आएगा। और फिर पूछा गया है कि इसकी अभिक्रिया लिखिए, तो रिएक्शन अगर आप लिख देते हैं तो फिर आपको 1 नंबर मिलेगा। और इस प्रकार से पूरा मिलकर 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो जब कभी भी आंसर दें किसी भी क्वेश्चन का, तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखें कि उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। हमें क्या करना है, प्रत्येक जो पार्ट है उसका आंसर देना है। जैसे कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी इसमें तो नहीं है, विकृत गंधिता को समझाना है तो वो अलग है। यहाँ पर 4 प्रकारात्मक समूह के नाम हैं और ये 2 नंबर का है। तो 4 का पूछा है और 2 नंबर का है, तो आपने 1 लिखा, आधा नंबर आएगा। 2 प्रकार्यात्मक समूह लिखे फंक्शनल ग्रुप, तो आपके 1 नंबर आएगा। 3 लिखे 1.5 आएगा। 4 लिखेंगे तो पूरे में से पूरे 2 में से 2 नंबर आ जाएंगे। ये भी पूरा मेथनॉल वाला भी हो जाएगा। पोषण ये भी है। और इसके बाद मादा जनन तंत्र का नामांकन, ये कंप्लीट पूरे 2-2 नंबर के हैं। इनमें चेंज नहीं किया गया है, ठीक है, ये भी नहीं है चेंज। उत्तल दर्पण की स्थिति ये भी नहीं है। तो यहाँ पर अब देखो, इस 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। दैनिक जीवन में कोई 4 गतिविधियां सुझाइए जो कि पर्यावरण के अनुकूल हों। 4 बूझी हैं, 2 नंबर का है। 1 गतिविधि लिखेंगे, आधा नंबर आएगा। 2 लिखेंगे, 1 आएगा। 3 लिखेंगे, 1.5, और 4 लिखेंगे तो पूरे नंबर आएंगे। फिर आ जाते हैं हम खंड सी पर। खंड सी की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए आप, जिंक धातु, अब ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्या होता है जब दो भाग, अच्छा, क्या होता है जब का विशेष ध्यान में रखना आप, क्योंकि जो पहला और दूसरा जो लेसन है उसमें से मोस्टली क्वेश्चन क्या होता है जब में 1.5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का आएगा या 1.5 नंबर क्वेश्चन आएगा। देखिए, जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के घोल में मिलाया जाता है। जिंक को जब आप कॉपर सल्फेट में मिलाएंगे तो क्या होता है, यहाँ पर अगर आपने लिखा पूरा डिटेल उसका तो 1.5 नंबर आएगा। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक धातु मिलाई जाती है। तो यहाँ पर अगर आपने क्या किया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक मिलाया, हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने पूरा लिखा यहाँ पर और रिएक्शन भी लिखी है साथ में, तो फिर आपको 1.5 नंबर मिलेगा। तो एक आप करते हैं 1.5 नंबर मिलेगा, दोनों ही आप करते हैं तो 3 नंबर आएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर एक चीज़ लिख रही है, यदि अभिक्रिया होती है तो संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। दोनों ही स्थिति में अभिक्रिया हो जाएगी, क्योंकि कॉपर सल्फेट में से जो है जिंक कॉपर को रिमूव कर देगा, हटा देगा वहाँ से, और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल इजीली जिंक के साथ अभिक्रिया करी जाता है। चलिए, इसके बाद में बात करते हैं, अथवा दे रखा है संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के बारे में। तो संयोजन का डिटेल लिखते हैं, 1.5 नंबर है। विस्थापन का डिटेल लिखते हैं, तो वियोजन नहीं विस्थापन है ये, तो फिर आपसे 1.5 नंबर आएगा। अब यहाँ पर 17वें क्वेश्चन पे आप फोकस करें, पादप हार्मोन से क्या समझते हैं, ठीक है। और किन्हीं 2 पादप हार्मोनों के नाम और एक-एक कार्य पूछें। तो देखिए, सबसे पहले पादप हार्मोन की अगर आप परिभाषा लिखेंगे 1 नंबर देगा। फिर किन्हीं 2 पादप हार्मोनों के नाम और एक कार्य लिखेंगे, तो एक पादप हार्मोन का नाम और कार्य लिखेंगे, 1 नंबर आएगा। दूसरे पादप हार्मोन का नाम और कार्य लिखेंगे, फिर 1 नंबर आएगा। पूरा कंप्लीट कर देंगे, 3 में से 3 नंबर आएंगे। चलिए, अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं, खंड डी की ही बात कर लेते हैं सीधी। और खंड डी में देखो, बिल्कुल इन्होंने सीधा डिवाइड किया हुआ है। पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये 1 + 3 यानी कि 4 नंबर का है। और इसको इन्होंने जो पैटर्न दिया हुआ है उसमें बता भी रखा है, 4 नंबर का आएगा। इसमें से सेकंड लेसन में से अम्ल किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन ये पूछ लिया इन्होंने, जो कि इन्होंने पूछा है 1 नंबर का। इसके बाद में क्या होता है जब कोई अम्ल धातु के साथ में अभिक्रिया करता है। याद कीजिए, अम्ल की धातु के साथ में होने वाली रिएक्शन को हमको पूरा डिटेल में समझाना है। इसमें आपके एक डायग्राम भी दिया हुआ है, तो आप उस डायग्राम को भी बना सकते हैं। सेकंड लेसन में है, पहला या दूसरे पेज पर ही डायग्राम है। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, 1 नंबर का है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र पूछा गया है और 3 उसके उपयोग पूछे हैं, तो यह फिर आपसे 3 नंबर का है। तो इस प्रकार से बंटवारा किया गया है, हर जगह पर देख लीजिए आप। अमीबा में पोषण की विधि को सचित्र समझाइए, 1 + 3। पोषण की विधि आपने लिखी, चित्र बनाया, तो चित्र आपने बनाया, 1 नंबर का है। पूरी विधि आपने समझा दी, 1 + 3 यानी कि कुल मिलाकर 4 नंबर का है। ये लाइव प्रोसेस जैव प्रक्रम वाले पार्ट में से है। आमाशय में से कौन सा अम्ल निकलता है, 1 नंबर का है, HCl है। आमाशय में अम्ल के 2 कार्य पूछे हैं, और फिर उसके बाद में क्या होगा यदि आमाशय में श्लेष्मा का स्राव नहीं होगा। तो देखिए, 3 नंबर का जो बांटा गया है ना, तो 2 कार्य लिखोगे आप, फिर से आपको 1 या 1.5 नंबर होगा, और आगे आप लिखेंगे तो फिर से आपसे 1 या 1.5 नंबर मिलेगा। तो ऐसे करते करते पूरे क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो उसमें बंटवारा किया गया है। अगला वाला भी देख सकते हैं आप, 22वां क्वेश्चन जो है, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, 1 नंबर का है। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट के समय के लिए प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का हमें परिमाण निकालना है, ठीक है, क्यू का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अगर आप पूरा इसको करेंगे,
3 नंबर मिलेगा। अगर आपने सवाल किया और आपने परिभाषा लिख दी विद्युत परिपथ की तो 1 नंबर और मिलेगा। पूरा आंसर लिखेंगे 4 नंबर मिलेगा। आपने देखे यहाँ पर जो बड़े क्वेश्चन थे उनको भी छोटे क्वेश्चन में डिवाइड करके दिया गया है। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको पूरा बड़ा रखा गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिनको कि पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आपको पढ़ते समय इस बात का विषय ध्यान में रखना है और अगले कुछ दिनों में हम लगातार पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा लगातार लेसन एक-एक करके डालते रहेंगे। परीक्षा की तैयारी के हिसाब से हमें भी डालेंगे। ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि देखिए एग्ज़ाम बिल्कुल पास हैं, बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं और उसी हिसाब से पूरा एक शॉर्ट कर देंगे चैप्टर को और उस हिसाब से ही पूरी डिटेल चैप्टर की डालने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर सकते हैं और चैनल पर जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। 10th क्लास से काफ़ी जुड़ी हुई बेहतरीन सामग्री यहाँ पर उपलब्ध आपको रहेगी। धन्यवाद।